नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद। मैं हूं ओम प्रकाश। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर उत्तराखंडी के दिल से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड स्वास्थ्य मिशन और देहरादून की पद यात्रा तक। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, श्री कुंवर सिंह रावत जी, जो उत्तराखंड के खूबसूरत गांव नौला से हमारे साथ हैं, और श्री आनंद उप्रेती जी, जो इस समय अमेरिका में अपने बच्चों से मिलने गए हैं, लेकिन उनका दिल और धड़कन आज भी उत्तराखंड की मिट्टी में बसता है। तो जी। आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक चर्चा। क्या वाकई यह स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की बदलती तस्वीर का संकेत है? तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड संवाद में। रावत जी और जी, उप्रेती जी का थैंक यू। स्वागत है आपका नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर। उत्तराखंड के गांवों में आज भी कई लोग स्वास्थ्य सेवाओं से दूर हैं। लोग बीमार पड़ते हैं तो उन्हें कोई इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती और कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। इसी दर्द से जन्म लिया इस आंदोलन ने स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड। लेकिन सवाल यह है, क्या यह मिशन सिर्फ एक यात्रा है या एक चेतना का संकल्प? इसी पर आज करेंगे खुली और सच्ची चर्चा। रावत जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपके अनुसार यह स्वास्थ्य मिशन आखिर है क्या, और इसका उत्तराखंड के लोगों के जीवन पर क्या असर हो सकता है? आप सभी को नमस्कार। मैं कुंवर सिंह रावत, इस समय ग्राम पंचायत नौला, तहसील विक्यासेन। तो यहाँ से मैं लाइव आपसे बात कर रहे हैं, और बाकी हमारे मित्र उप्रेती जी अपने यूएस से जुड़े हुए हैं, और एंकर साहब अपने दिल्ली एनसीआर से हैं। तो इसलिए जो प्रश्न किया गया है, जो यहाँ से ऑपरेशन, जो स्वास्थ्य यानी ऑपरेशन हेल्थ, ये जो या मिशन स्वास्थ्य कह लीजिए, जो भी ये शब्द उठा है, आज 25 साल हो गए हैं। करीब रजत जयंती मनाई जा रही है उत्तराखंड की, 9 नवंबर को 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य की जो बात है, खास तौर पे ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द हैं भुवन कटैच जी के, जो कि इसको लीड कर रहे हैं। इस पूरा जो ये वो चल रहा है, पद यात्रा चल रही है, और जो पूरा मतलब लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसका जो स्वास्थ्य मिशन का जो लीड कर रहे हैं भुवन कटैच जी, उन्होंने बोला है ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार है। हर आदमी को स्वास्थ्य यानी हेल्थ जो सर्विसेज हैं वो मिलनी चाहिए, इलाज मिलना चाहिए, पूरी तरह से ट्रीटमेंट अच्छा मिलना चाहिए। यही हमने पहाड़ी राज्य जो मांगा था, उसमें शिक्षा और मेडिकल सुविधाएं और ये कुछ ऐसी चीजें मांगी गई थी जिनमें की प्रमुख चीज मेडिकल की थी। लेकिन आज वो चीज तो बिल्कुल कुछ भी पूरी नहीं हो पाई। अब जो ये मिशन चल पड़ा है, इसमें गांव-गांव से लोग जुड़ रहे हैं, और जैसे कि आपको मालूम है, चुकुटिया नाम की जो जगह है, वो 2 और डिस्ट्रिक्टों के सेंटर पॉइंट भी है। समझे, यहाँ से अल्मोड़ा का सेंटर पॉइंट है, अल्मोड़ा का किनारा जो लगा हुआ है बॉर्डर, उधर से चमोली गढ़वाल, उधर से पौड़ी गढ़वाल, ये 3 क्षेत्र का सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से ये जो एक पद यात्रा स्टार्ट हुई है 24 तारीख को, मैं आपको जरा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं 2 अक्टूबर को, जब भुवन कटैच जी ने चुकुटिया के रामगंगा आरती घाट में ये अनशन स्टार्ट किया था, उस दिन हम गए थे। शुरुआत गांधी जयंती का दिन था, सवेरे 10:30 या 11 बजे का टाइम था जी। और उसके बाद हम 6 तारीख को वहां रैली हुई थी जबरदस्त, जिसमें कि पूरा एरिया यानी कि वो जो सराउंडिंग एरिया है उसमें सब लोग आ गए थे, और जबरदस्त रैली हुई है। और उसके बाद हम 11 तारीख को गए थे। 11 तारीख को कुछ और जो अनशनकारी थे उन्होंने बैठना था, और 8 तारीख को, 8 या 9 तारीख को
भुवन कटक जी की तबीयत खराब होने के कारण से उनको हल्द्वानी इलाज के लिए भेज दिया गया। ये भी देखा गया कि उनका इलाज ना चकुटिया में हो पाया, ना रानीखेत में हो पाया, ना अल्मोड़ा में हो पाया, और लास्ट में रिकवरी उनकी हल्द्वानी से हुई जी। तो अब उसके बाद हम लोग फिर गए हैं, 15 को गए हैं। 15 तारीख के बाद उन्होंने 24 को बोला था, 24 को हम पहुंचे और जो चकुटिया की सीमा थी वहां गैरसैंण का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, वहां तक हमने उनको विदाई दी थी। उसके बाद वो 15-20 लोग फिर चले थे आगे महलचोरी। ये एक जन आंदोलन के टाइप में चलता गया, और आज जो 30 तारीख का दिन है, आज वो पहुंच गए हैं देवप्रयाग। तो इतना पूरा एरिया कवर करते हुए करीब करीब 24 से लगा लीजिए 7-8 दिन हो गए ना, तो इतने दिनों में वहां पहुंच गए। जो ये समझ लीजिए सरकार को एक जगाना है, वहां देहरादून उनकी यात्रा को पहुंचना है। वहां पे हेल्थ मिनिस्टर भी मिलेंगे आपको, और वहां पे मुख्यमंत्री भी मिलेंगे। चाहे उन्होंने उसका ये एक शब्द लिखा है कि भाई वहां पे उनसे मिलना है, साथ में उनका आवास का घेराव करना है। तो घेराव तब किया जाता है जबकि कोई सुनता नहीं है, उनको जगाया जाता है। जैसे कुंभकर्ण की नींद थी ना, कुंभकर्ण को जगाया गया था, उसी टाइप से हमारे भी कुछ माननीय ऐसे हो गए हैं कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। और जो हमारे उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है पूरा ऑलमोस्ट उसकी स्वास्थ्य सेवाएं कोलैप्स है टोटली। उनमें डॉक्टर भी एमबीबीएस रेफरल हो गए हैं, और रेफरल ही पूरे सेंटर हो गए, यानी जो हेल्थ सेंटर है। इवन अभी मैं एक बात सुन रहा था, जरा सा और आगे जाएंगे तो अभी बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये सारे रेफरल तो इसलिए, और इसमें कैजुअलिटी चकुटिया नाम से करीब जो है ये 1 महीना पहले यानी सितंबर में करीब 12 केसेस ऐसे हुए थे जो जिसमें कि कई लोगों की जान चली गई थी। 10 के तो शायद ऑलमोस्ट जान चली गई थी। 1-2 डिलीवरी केस थे जो कि इन्होंने रेफर कर दिया था। वो बीच में रानीखेत जाने से पहले ही एम्बुलेंस में डिलीवरी हो गया, नॉर्मल डिलीवरी। तो ये ऐसा भी देखने को तैयार नहीं है। मान लीजिए किसी के हाथ में कुछ कटता है, उसको भी रेफर कर। तो रेफरल एमबीबीएस और रेफरल वो हॉस्पिटल, ये आजकल कहलाए जा रहे हैं। तो ये जो जन आंदोलन एक उठा है वो इसी कारणवश उठा है। ये जगह जगह से उनको ऐसा नहीं कि वो 15 आदमी जा रहे हैं, 15 आदमी के साथ श्रीनगर में काफी लोग मिले उनको। इवन गैरसैंण में मिले, महलचोरी में मिले, और कर्णप्रयाग में मिले। उसके बाद आगे गोचर में मिले। अभी श्रीनगर से आगे वो देवप्रयाग, और उससे 1-2 जगह और है मलिठा वगैरह, उनमें सब जगह उनके साथ पूरी बारात जैसी एक वो था। और पदयात्रा चल रही है। 4 तारीख का प्रोग्राम है कि कुंभकर्ण की नींद सोए हुए जो माननीय हैं उनको वहां जाके जगाया जाए, उनका घेराव किया जाए। जग जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो घेराव किया जाए। फिर उसके बाद आगे की स्टडी जो बताएंगे। तो इसलिए ये जन आंदोलन चला है जी। आनंद उप्रेती जी, आप इस समय विदेश में हैं और अमेरिका में हैं, लेकिन आत्मा उत्तराखंड में बसती है। आपके नजरिए से बताएं, क्या प्रवासी उत्तराखंडी जो कि दिल्ली एनसीआर या बड़े बड़े महानगरों में हैं, वह गांव लौटना चाहते हैं लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से डरते हैं? इस बारे में आप क्या कहेंगे? ओम प्रकाश जी नमस्कार, और राव जी को भी मेरा नमस्कार। सभी दर्शकों को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। मैं आज आपने मेरे को इसमें जोड़ा है वार्ता में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भावः। ये बहुत सभी लोगों ने सुना है, सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग सुनते हैं। बिल्कुल। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो, ये भी हम लोग एक जुमला टाइप ही हो गया करते हैं उत्तराखंड के लिए, नहीं सबके लिए नहीं, उत्तराखंड के लिए। सभी को स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य सुविधा ही सब। जब हम स्वस्थ रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे, हम निरोग रहेंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, 2 रोटी कमा सकते हैं, या खा सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में पहले वैद्य लोग होते थे, उनकी दवाइयां पुड़ियां, उसी से हम लोग सहारे पे चलते थे,
क्योंकि उस टाइम पे बिंद की नहीं होती थी, सब पता है। आज हम 21वीं सदी में 2025 चल रहा है, उत्तराखंड के लिए आज भी हमें लगता है कि बेड ही हमारे लिए आज भी बेड ही कारगर होंगे। दादी अम्मा की ये मत खाओ, ये करो, उसी से सुविधा है, उसी से इलाज हो। जहाँ लोग चांद पर पहुंच गए, सूर्य पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां उत्तराखंड में आज वहीं के पड़े रह गए लोग। क्यों ये आंदोलन हो रहा है? क्या इसकी आवश्यकता है? क्यों आवश्यकता है? इसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आंदोलन करे, यहाँ से चकोटिया से जाकर के देहरादून तक पैदल जाएं, है ना? ये मेन मूलभूत हमारी जो हम जो चाहते हैं, हम जो कह रहे हैं, मतलब हर जन की जो उत्तराखंड में लोग हैं उनका इसी बात है कि भाई क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? जहाँ की पहले तो हर गांव में एक चिकित्सक स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, हर ग्राम सभा में होनी चाहिए, नहीं भी तो अरे कम से कम ब्लॉक में तो होना चाहिए। उत्तराखंड में कहाँ गांव, कहाँ सड़क, कहाँ रोड, कंधे में लग करके लोगों को लेके आते हैं, तब जाकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं। उसके बाद उसको वहाँ डॉक्टर होता ही नहीं है भी तो कुछ नहीं है ये। उसके बाद जाकर के यहाँ से वहाँ से रेफरल करके वो बंदा तब तक तो वो भगवान बुला लेता है, या तेरे को कोई जरूरत नहीं वहाँ पे, तो रेफरल में रह जाएगा। इसलिए अगर ये सुविधाएं अगर हमारे उत्तराखंड में हर ब्लॉक में या हर क्षेत्र में दिया जाए, एक अस्पताल कम से कम हो जाए, डॉक्टर हो, सुविधाएं हो, उसके लिए लेबोरेटरीज हो, वहाँ पे टेस्ट जो भी डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर हो, पहला फर्स्ट सुविधा क्या चाहिए? पहले अस्पताल होने चाहिए। अस्पताल बना दिए, देघाट में हमारे वहाँ पर अस्पताल है, लेकिन सुविधाएं वही नहीं। ऊपर से पिछली बार पांडे जी कह रहे थे कि पुलिस जरूर है वहाँ पे, वो कानून ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पुलिस के बाद आपको पता ही है कि पुलिस सहायता जितनी करती है उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर देती है, ठीक है? तो वहाँ पे आप बिल्डिंग हैं, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो वो टेस्ट, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, उसके रेफर करते हैं, वहां जाओ, शाले जाओ, जाओ, उसके बाद रानीखेत जाओ, रानीखेत वाले बोलेंगे नहीं हल्द्वानी जाओ, तब जाकर के कहीं उसको मिल गया, अगर वो बेचारा पहुंच गया वहां तक तो तब उसको सुविधा मिली, नहीं हुआ तो वहां से भी दिल्ली जाना पड़ेगा, है ना? अब इस तरह से हमारे आज क्यों ये लोग जो वो चल रहा है, पद यात्रा हो रही है या हड़ताल हो रही है, भूख हड़ताल हो रही है, उसका मेन कारण ये है कि जितने भी हमारे प्रतिनिधि, मैं ये नहीं कहूंगा, आज की तारीख में हमारे गवर्नमेंट कहती है कि सबको स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, घर घर नल, घर घर जल, घर घर, और सबको। जो जनप्रतिनिधि, हमारे इलाके के जनप्रतिनिधि, मैं दूर नहीं जाता, जब तक इलाके के जनप्रतिनिधि नहीं जाएंगे तब तक ये सुविधा हमें नहीं मिल सकती, और जब तक ये सुविधा हमें नहीं मिल सकती, हमारे वहां नहीं प्रोवाइड की जा सकती, तब तक वहां का पलायन नहीं रोक सकते। मैं अपनी बताता हूँ, मैं 65-66 साल का रिटायर होने के बाद मेरे को, हर एक को होता है भाई, रिटायर आदमी को, बुजुर्ग आदमी को ज्यादा बीमारी, जवान तो अपना उनके तो इम्यूनिटी ठीक होती है। मैं आज गांव जाने के लिए अपने बच्चों को बोलता हूँ 10 बार सोच करके, पहले तो 10 बार मैं सोचता हूँ अगर मैं वहां गया तो बीमार हो तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा, जाऊंगा, मर जाऊंगा। उसके बाद मेरे बच्चे कहते पापा आप क्यों गाँव जाना चाहते हैं? आप गाँव जाओगे तो आपको अगर खांसी जुकाम होगा तो कौन दिखेगा, कहाँ दिखाओगे? वापस दिल्ली आओगे, आप नहीं आ पाओगे। तो वो सोच करके भय हो जाता है, हम भय भी होते हैं। हम जो जाने वाला भी उत्तराखंड जाना चाहता है वो भी नहीं जा पाता। उत्तराखंड एक टूरिस्ट मेडिकल सुविधाएं आपको देनी पड़ेंगी, बेसिक सुविधा है हमारी, ठीक है सर? जो लोग वहां पर, जो जिनके मोस्टली होता है कि हमारे वहाँ के भी रोजगार नहीं है, तो सब अपनी रोजी रोटी के लिए वहां से निकल जाते हैं, बच्चे पढ़ाई आए, यहाँ आए, जहाँ तहाँ कोई कुछ कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, तो बाहर आ जाते हैं, माँ बाप वहां रह जाता हूँ मैं। अब वो माँ बाप जो वहां पर हैं वो भी मजबूरी वहां पर रह रहे हैं, वो भी वहां से निकलना चाहते हैं। वो बच्चा घर को लगाते हैं ताला, आ जाते हैं शहरों में, वो घर बंद हो गया। ये घर 2-3 घरों में बुढ़े बुढ़े रह रहे थे, वो भी नहीं रहेंगे। तो आप कहते हो ये लोग चले जाते हैं, अरे जाएंगे क्यों नहीं? आप उनको सिर्फ मेडिकल की बात करें, हम ज्यादा कुछ नहीं कह रहे। स्कूल कॉलेज में खोल दो, 2 मेडिकल होने चाहिए। स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा जब तक आप प्रॉपर नहीं देते तब तक वहां से पलायन नहीं रोक सकते आप। ये हमारे जनप्रतिनिधियों के समझाना चाहिए, जब तक वो इसको नहीं प्रॉपर तरीके से समझते हैं तो तब तक ये नहीं हो सकता। ये एक जागृति है, जब अति हो जाता है, जब लोग नहीं, कोई सुनता है आपकी, तो आप क्या करोगे? चलोगे ना, कुछ तो करोगे ना कि भाई दो।
पहले उत्तराखंड जो है यूपी में था तो तब उस सुविधाएं नहीं गई वहाँ। अब उत्तराखंड अलग राज्य बना तो दिया, लेकिन सुविधाएं अभी भी चस की तस। तो ये आंदोलन आज की तारीख में हम कह रहे हैं कि इस तरह का आंदोलन मजबूरी का नाम, महात्मा गांधी वाली बात कह रहे हैं कि मजबूरी में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और इनको सफलता मिलनी चाहिए, मिलेगी। वहां जाकर के हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो है के पास अगर बात वैसे तो पहुंची होगी, लेकिन पर्सनली अगर टीम हमारी जाएगी तो उनको समझ में, उनको तो कुछ मतलब रहेगा, इतना जन विकास कर रहे हैं, इतना आज की तारीख में हो रहा है तो होगा, जहां तक मेरा अपना मानना है। नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक इसको बात को पहुंचना चाहिए, वहां तक लोगों को जाके जनप्रतिनिधि, मुझे नहीं लगता जनप्रतिनिधि हमारे इस बात को आगे करेंगे, उनको यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब यह है कि जहां भी अभी हमारे वहां पे शैलदे में उन्होंने एक ट्रस्ट खोला था अपने राजेंद्र शानवाल जी ने, GRC आप लोग जानते होंगे, वो उसको काफी अच्छा, उसके सराहनीय कार्य है, उससे काफी लोगों को वहाँ पे टेस्ट हो जाते हैं, वो कैंप लगाते हैं, तो कैंपों में लोगों को सुविधाएं मिल जाती है, जितना वो उसमें हो सकता है, इतना बड़ा वो तो है नहीं, लेकिन ऐसे हुआ है। और आज की तारीख में मेरा एक ही वो है कि पलायन को रोकने के लिए हमें हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को वहां पे ये इनकी सुननी चाहिए। चौखटिया की बात नहीं कर रहा मैं, तो कह रहा हूँ कि चौखटिया में भी होना चाहिए, हर ब्लॉक में, हर क्षेत्र में। दिघाट का लगाए, दिघाट कहाँ गढ़वाल को टच करता है, जैसे चौखटिया है, उधर नागचूला, इधर को सारा एरिया कवर करता है, और उधर जो है दिघाट में भी कुछ मतलब सुविधा है चौखटिया की तरह, लेकिन सुविधा नहीं है। तो ये बेसिक, कम से कम हम ये नहीं कह रहे कि चौखटिया में, हम कहते हैं कि चौखटिया में तो हो, सभी जगह हो, लेकिन ऐसे अस्पताल खोले जाएं जिसमें डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, और उसके बाद उसका टेस्ट के पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए इनके पास लेबोरेटरी हो। ये चीज हमें चाहिए। इसके लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल टाइप वहां पर खोला जाए, स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो हमारे ट्रेन ले चाहिए। अगर इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी तो पलायन, मैं अपनी गारंटी के हिसाब से कहता हूँ कि लोग वहां जाएंगे, रुकेंगे। आज की तारीख में जो पर्यटक वहां जाते हैं उनको वो भी सुरक्षित नहीं सोच के जाते दिमाग में कि वहां रहेंगे तो बुखार, छोटी जुकाम लग गया, बुखार आ गया तो कहाँ जाता है। यहाँ पर तो मैं अपनी बताता हूँ, मैं तो दिल्ली में कुछ भी होता है हॉस्पिटल जाते हैं, CGHS बेनिफिशियरी हैं, जाते हैं या नहीं भी हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं। वहां कहाँ दिखाएंगे, वहां कौन दिखेगा, रानी खेत जाएंगे खांसी की दवाई लेने के लिए या बुखार के लिए। तो ओम प्रकाश जी, मेरा तो ये मानना है कि इसको गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, और जहां तक हमारी वो है आज की तारीख में सरकार इसको गंभीरता से लेगी और हमारी इनकी मांग को पूरा किया जाएगा। बहुत ही भावनात्मक बात कही प्रीति जी आपने। रावत जी, आप तो उत्तराखंड की धरती पर है जी। पद यात्रा से अब तक क्या माहौल देखने को मिला, क्या लोग इस मिशन से जुड़ रहे हैं? देखिए, जो 6 अक्टूबर को चौखटिया में रैली हुई है, उसमें अल्मोड़ा की हमारी जितनी तहसीलें हैं, हम भी विक्यासेन क्षेत्र से गए थे, नौला विक्यासेन से, तालदे से भी आए थे, मानेला से भी आए थे, और चौखटिया के तो थे ही। चौखटिया के सराउंडिंग में नागचूला खाल से लेकर के, गैरसैंण से लेके इधर पौड़ी का जो क्षेत्र है वहां से लेकर के सारा एक जन जागरण अभियान था, और पूरा मतलब जबरदस्त रैली थी। और उसके बाद फिर 15 तारीख को भी रैली का आयोजन था, वो भी जबरदस्त थी। तो उससे क्या हुआ है, गवर्नमेंट तो हिली है वहां पे। तो उसमें बीच में ना एक और बात हुई है कि उसमें मतलब एक वीडियो निकल के आया है, माननीय जो हमारे आजकल माननीय कहो या क्या कहो, धन सिंह रावत जी, जो अपने आगे साथ डॉक्टर भी लगाते हैं, तो उनको, वो जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तराखंड के, तो उन्होंने पता क्या बोला है कि हमने इतने डॉक्टर, MBBS डॉक्टर दे दिए हैं कि वो पर्वतीय क्षेत्रों में पूरे उत्तराखंड में पेशेंटों को ढूंढ रहे हैं, मरीजों को, यानी इतने डॉक्टर हमने डिप्लॉय कर दिए हैं कि वो पेशेंटों को ढूंढ रहे हैं, मरीजों को ढूंढ रहे हैं, कि वो मरीज नहीं मिल रहे उनको। तो ये जब बात वहां सुन के सामने आई तो बहुत छीटाकसी हो रही है उस पर, काफी चीजें, वो ऐसा धन सिंह रावत तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं,
तो वो कुंभकर्णी नींद है, इसी टाइप से तभी कह रहे हैं। और एक जन जागरण अभियान हो गया है। तो उसके बीच में क्या हुआ था कि सीएमओ वो आए थे अल्मोड़ा से, और उसके बाद एक दो ऑफिसर और भी आए थे। तो उन्होंने यही बताया कि हम स्पेशलिस्ट को डिप्लॉय करेंगे वहां पे, ये करेंगे। वो कुछ नहीं हुआ। वो ऑर्डर हुए 2 स्पेशलिस्ट के, फिर वो सुबेरे ऑर्डर किए, शाम को वापस कर दिए। पता नहीं क्या है। वो कहते हैं हमारे पास डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है। ये वहां के जो पूरा कुमाऊं रीजन के जो सीएमओ है, क्या है वो, एक कुछ पोस्ट है उनकी, एडीजी है कि पता नहीं ऐसे करके। तो उन्होंने ये बोला कि हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, तो हाथ खड़ा कर दिया। तो इसका मीनिंग है कि आपकी जो पूरी चीज है सारी कोलैप्स है। दूसरी एक और चीज बता देता हूँ। अभी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के शोध विद्यार्थी है, पीएचडी कर रहे हैं, तो उस पर शोध कर रहे हैं वो रूरल, उस पे ये इसी पे कर रहे हैं जो स्वास्थ्य मिशन के ऊपर ही सॉरी। तो उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने जो यात्रा होती है, वहां पे जो श्रीनगर का बेस अस्पताल है, वहां पे एक कार्डियो की उसको डिप्लॉय किया जाता है, उसको ड्यूटी लगाई जाती है सिर्फ यात्रा सीजन के लिए, और बाकी टाइम वहां से उसको भी हटा लिया जाता है। तो 6 महीने एक दो कुछ होते हैं कार्डियो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट ईयर 69 केसेस ऐसे ही हुए थे जो हार्ट फेल के केस हुए थे, हार्ट अटैक के ऐसे केसेस। तो वो सिर्फ यात्रा सीजन में उनको लगाते हैं। और जो आप ये कह रहे हैं कि ये चीजें जब सामने आ रही हैं, जब किसी का ऐसे केस होता है, हालांकि हार्ट फेलियर का केस उत्तराखंड में शायद पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम होता है। जो लोग दिल्ली से जाते हैं, जो लोग और जगह से जाते हैं, चाहे टूरिस्ट बन के जाते हैं, चाहे वो हम जैसे लोग हैं जो कि रिटायर होने के बाद जाते हैं, उनके केस, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य इस टाइप का होता है हेल्थ वाइज, तो वो शायद झेल नहीं पाता, वहां पे डॉक्टर मिल नहीं पाते हैं। तो क्या हो रहा है कि एक व्यवस्था पूरी एक टूरिस्ट के ऊपर डाल दी है इन्होंने। टूरिस्ट जहां जाएगा वहां पे आपको पर्वतीय क्षेत्र में हॉस्पिटल देंगे, या घाम तापू पर्यटन बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो वहां पे भी उन्होंने थराली में वहां पे डॉक्टर अपॉइंट किए हुए हैं। तो लेकिन सिर्फ यात्रा का ध्यान रखा। कहना ये है कि जो जनता है वो खुद ब खुद चल पड़ रही है। उसका कारण क्या है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित है, अफेक्टेड है। भाई कुछ भी ना डॉक्टर्स अवेलेबल होना, इमरजेंसी की बात तो छोड़ दीजिए, रात को यदि किसी की तबीयत खराब होती है तो कुछ बहुत मुश्किल है। दिन में ही वहां पे जो एम्बुलेंस है वो नहीं मिल रही है। मासी में केस हुआ था, वो जो लड़की थी उनके गोदी में ही उनके पिताजी ने मतलब वो उनका जो है देहांत हो गया था। मतलब एम्बुलेंस आते आते रह गई, यानी चकोटिया से मासी तक एम्बुलेंस आनी थी, उसके बाद उनको या चकोटिया ले जाना था या फिर रानीखेत ले जाना था, जहां भी। तो ऐसे केसेस हो रहे हैं। तो इसलिए जो ये पूरा जन चेतना अभियान कह लीजिए या कुछ भी इसको कह लीजिए, तो इसमें गवर्नमेंट तो हिली है। गवर्नमेंट इस बारे में अपने ऑफिसरों को कई बार भेज रही है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोई मैडम आई थी वहां पे, तो उन्होंने भी ये बोला था इनको कि आप अपना आमरण अनशन समाप्त कर दीजिए, हम इस ओर काम कर रहे हैं। तो ये एक बात क्लियर हो गई थी। तो क्यों आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपॉइंट नहीं कर रहे? तो आपने सारे डिपार्टमेंटों में तो रिक्रूटमेंट कर रखा है, लेकिन सिर्फ एक मेडिकल में ही आपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं है क्या? पूरे भारत में अवेलेबल नहीं है। गुजरात से लाइए, राजस्थान से लाइए, जहां मर्जी से लाइए, क्योंकि आपके पैरामीटर्स ऐसे हैं। आपने उनको एक सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्टों में एक जगह बना दी है उनकी, और सिर्फ यात्रा सीजन के लिए डाल दिया है। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो उनके साथ जो है जुड़ाव हो रहा है, जो आप कह रहे हैं पद यात्रा तो आज मैंने बताया कि आपको देवप्रयाग पहुंच गई है। उनके साथ लगातार एरिया वाइज लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई एक पार्टी सिस्टम है, कुछ है, कोई नहीं है पार्टी। अभी मैं आपको बता दूं, वहां पे सभी लोग आ रहे हैं। उन्होंने कह भी दिया कि यहाँ पे अनशन लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं है। एक अभी कल शायद 12 दिन हो गए उनको, वो करीब 80 साल के आदमी है, मेहरा जी, तो कुछ नाम है उनका, मैं हुक्म सिंह मेहरा या कुछ ऐसे मेहरा जी हैं उनको। तो आज शायद उनको उठाया है या कुछ ऐसे बता रहे थे 12 दिन के बाद।
तो ऐसा नहीं है, अनशन लगातार जारी है। कल ये पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी आए थे, उनका भी वीडियो आया है। उससे पहले वहां के एमएलए, एक्स एमएलए, वर्तमान एमएलए सभी आए हैं और उनको एक साफ बात बोल दी गई है कि आप कोई अपना उसका पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे यहाँ पे। आपको आना है, आप यहाँ के उत्तराखंड के वासी हो, मूल निवासी हो, इसलिए आप आइए यहाँ पे, और नहीं तो आपकी मर्जी है। तो एक जन जागरण अभियान, ऐसा नहीं कि वहां पे भी दिन भर भीड़ रहती है उधर भी, और वो उनके साथ जो जुड़ रहे हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं। और जहां तक मैंने भुवन कटारिया जी से पूछा था, उन्होंने ये साफ बोला था कि हमें ये जो राज्य सरकार है यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन चूंकि आप यूटी नहीं है, केंद्र शासित नहीं है, तो आपको प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए पहले आपको मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा। यदि मुख्यमंत्री साहब संतुष्ट नहीं है, फिर आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय के पास जा सकते हैं। तो यही उन्होंने अभी अपनाया है। तो 4 तारीख तक उम्मीद है कि वो वहां पहुंचेंगे, और अगले नेता नहीं बने की बात तो 9 तारीख को शायद वो जंतर मंतर पे वहां प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और जंतर मंतर पे बैठेंगे, जैसा भी वो आगे होगा। और यदि सरकार वहां से कोई हल निकाल देती है, एक तो बीच में एक खबर हेमकांत पाल जो जर्नलिस्ट हैं उनसे आई थी कि उन्होंने कहा था जो केदारनाथ ट्रस्ट है वो एक उनके मिस्टर लोहानी है उनके डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा था जी कि हम 100 बेड का एक हॉस्पिटल चकोटिया में बना सकते हैं और आप हमें जमीन दीजिए। तो उसमें कम से कम 5 ग्राम पंचायतों ने जमीन देने के लिए तैयार हुए थे। उसमें से कुछ नाम तड़कताल का भी है और अमशारी भी है और गोदी वाला एरिया भी है और चकोटिया का मेन एरिया भी है। तो इसमें करीब करीब 4-5 ग्राम सभाओं ने वहां पे वो देने के लिए तैयार। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि 100 बेड का तो चाहिए, और 100 बेड के साथ यदि हॉस्पिटल मिलेगा तो मेडिकल कॉलेज भी मिलेगा, क्योंकि एक पैरामीटर है कि 100 बेड के मेडिकल हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज भी जरूरी होता है, उसकी घोषणा करनी पड़ती है साथ साथ। यदि घोषणा करें, इनका मतलब है कि घोषणा करने के साथ साथ लिखित में दें, तभी जाके ये कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये पूरा तभी जाके होगा। या तो दिल्ली में पहुंचेंगे या 9 नवंबर को ये लोग रजत जयंती मनाएंगे देहरादून में, आलीशान उसमें होटल्स में या जहाँ पे, तो वो वहां जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे। तो ये बातें चल रही है। एक जन चेतना अभियान, जैसे कि हमारे लोग दिल्ली में है, दिल्ली में 40 लाख आदमी हमारा दिल्ली में है, तो वो भी जुड़ेगा वहां पे, और जन जगह जगह पे जुड़ते जा रहे हैं। और तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बुलावे से आ रहा है, कोई बुलावे से नहीं आ रहा। तो यहाँ से वो कह रहे हैं कि वहां पहुंच गए। अब 15 आदमी देखिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, 25 साल के बाद आपको पैदल यात्रा। किसी टाइम आपको याद है कि हमारी ये जो रोड है रामनगर से बद्रीनाथ वाली, इसमें यात्रा वाले लोग जाते थे पैदल। तो पैदल ये ब्रिटिश टाइम से भी पैदल यात्रा होती थी यहाँ पे। तो मैंने देखा, आज मुझे दिखाया गया था कि कुछ धर्मशालाएं थी यहाँ, तो वो खंडहर हो गई हैं, वो धर्मशालाओं में वो रुका करते थे रोड के किनारे किनारे। तो वो पैदल यात्रा वो बद्रीनाथ जाते थे कि 1 महीना 2 महीने में बद्रीनाथ पहुंचते थे। तो वही स्थिति आज फिर वही भगवान बद्रीश के सहारे या केदारनाथ के सहारे वो लोग वैसे देहरादून को यात्रा करनी पड़ रही है। एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। और जन चेतना अभियान है जबरदस्त, और इसके साथ सभी हमारे उत्तराखंड के वासी, मूल निवासी सभी जुड़ रहे हैं, और इससे मैं आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो जन चेतना अभियान बन चुका है। तो ये मुझे लग रहा है फंडामेंटल राइट्स है, इसमें तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आपको देना पड़ेगा। तो ये तो एक सिंपल है। तो ये गवर्नमेंट को जागना पड़ेगा। कुंभकर्ण जो अभियान है, ये जो इनकी नींद है, इससे जागना पड़ेगा। दूसरी बात है, डॉक्टर धन सिंह रावत जी ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में बोलते हैं, लेकिन आज भी पता है 10,000 के ऊपर इनके पास एक डॉक्टर है। ये स्थिति है इनके पास। इनके पास जो मेडिकल कॉलेज से जो MBBS डॉक्टर निकलते हैं, वो तो नौसिखिए होते हैं, उन्हीं को ये अपॉइंट कर देते हैं। वो भी बहुत गलत है। या तो ये PG वाले डॉक्टर को अपॉइंट करें, और कहते हैं हमारे पास PG वाले डॉक्टर है ही नहीं, तो किस लिए दुकानें खोल रखी हैं ना। तो अब बताइए, जो अनशनकारी भुवन कटारिया जी, उनको भी ना चकोटिया में उनका मतलब इलाज हुआ, और ना उनका अल्मोड़ा में हुआ, ना उनका रानीखेत में हुआ, सीधा उनको हल्द्वानी ले जाना पड़ा। तो हल्द्वानी
यानी आपको ये जो प्लेन वाला भाबर वाला एरिया, इसी में आपने विकास करना है और इसी बेल्ट में, यानी देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर और ये हल्द्वानी वाला एरिया, इसी में करना है आपको और कहीं नहीं करना। तो ये पर्वतीय क्षेत्र जो मूल हमारी डिमांड थी उसमें लोग जाग चुके हैं और गवर्नमेंट को भी शायद जागना पड़ेगा और अच्छे उसके लिए। ये नहीं चलेगा कि भाई यात्रा सीजन में दे दिया, ये दे दिया करके। पूरा कुमाऊं गढ़वाल का पूरा एरिया एक साइड में लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं। जी जी रावत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। रावत जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, जो कि ऋषिकेश में एम्स हॉस्पिटल जो बना हुआ, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि उसका उद्देश्य क्या था, और दूसरा देखिए आप जो इस समय हमारे चकोटिया में एक आवाज बुलंद हुई है कि वहाँ भी एक एम्स के तरह पर हॉस्पिटल होना चाहिए, इसके बारे में आप जरा हमें बताएं कि मेन उद्देश्य क्या है। पहले तो ऋषिकेश में ही जो एम्स बनाया गया उसका उद्देश्य क्या था, और क्या चीज, मतलब ऐसा क्या देखा जो कि उन्होंने पहाड़ी क्षेत्र को अनदेखा करा। देखिए ऐसा है, दो नेताओं का नाम मैं लूंगा, दो क्या तीन नेताओं का नाम लेना पड़ेगा। दो नेता तो केंद्र के थे और उससे और एक नेता देहरादून के, क्योंकि मैं उनको उत्तराखंड का नेता नहीं कहूंगा, वो देहरादून के नेता थे। और दो नेता हमारे दिल्ली के थे, उनमें से एक थे आडवाणी जी, जिन्होंने की वो प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में, और सुषमा स्वराज मैडम उस समय हेल्थ मिनिस्टर थी। तो दोनों ने शायद, पता नहीं आगे पहाड़ का एरिया कितना देखा था ये पता नहीं है, तो उनको शायद ये लगा कि जो ऋषिकेश है, मुझे याद है उस समय पंडित एन डी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे जब 2002 में इसकी घोषणा की गई कि भाई ये 2000 मतलब कुछ साल तो लगता ही है, 2012 में 12 तक ये ऑपरेट हो जाएगा ये एम्स जो है। तो एन डी तिवारी जी के टाइम में यदि उनसे पूछा गया होगा, प्रपोजल जब जाता है कि तब ये पूछा जाता है कि आपके यहाँ एम्स के लिए जगह बताइए, तो इन्होंने, ऐसा नहीं है कि सेंटर वैसे ही पता कर ले, सेंटर कहेगा कि हम इन जगह पे लगाना चाहते हैं, लेकिन लगाओगे तो सही, जब लैंड मिलेगी तभी तो ना। तो उन्होंने कहा जी हम आपको ऋषिकेश में लैंड देंगे। अब इसके पीछे क्या तरीका है, एक तो बहुत सारे वहां पे स्वयंभू नेता भी हैं, कुछ बड़े बड़े हमारे जो क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो स्वामी लोग हैं वो वहां बैठे हुए हैं, तो उनके जो कनेक्शन है वो यूएस से हैं, वो यूरोप से हैं, वो जो सन्यासी बन के जो वहां लोग आते हैं बहुत सारे लोग, तो उनकी स्वास्थ्य की चिंता थी। और मोस्टली आपने देखा कि हरिद्वार का जो क्षेत्र है इसमें कुंभ का भी होता है, इसमें ये सारी चीजें होती हैं। और इन्होंने ये देखा कि पहाड़ का आदमी यदि बीमार होगा तो वो चमोली गढ़वाल से या बद्रीनाथ से या जोशीमठ से उठ के वो वहां जाएगा, यानी वो तब तक जिंदा रहेगा नहीं रहेगा ये पता नहीं है। हरिद्वार से और वहां से आसपास से आप मैदानी हिस्सा है वहां से ऋषिकेश आप तुरंत पहुंच सकते हो। तो उन्होंने ये बोला कि आसपास का एरिया को जिंदा रखने के लिए, यानी वहां से देहरादून भी नजदीक है, वहां से वो भी 1 ही घंटे का रास्ता है। और यदि आप कोई किसी को जोशीमठ से एम्स लाते हैं तो उसको तो शायद एयरलिफ्ट भी करते हैं, तो तब भी शायद एयरलिफ्ट करते करते उसको वहां से उठाया, ये क्या उसमें आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि जहां से आदमी को लेते हैं। एक बोला जाता है कि एयरलिफ्ट में 15 मिनट लगता है, 20 मिनट, इतना नहीं लगता, उससे बहुत ज्यादा लगता है। तो ये कई कई चीजें हैं। तो वो जो धारणा थी हमारे नेताओं की, और हमारे जो नेता एन डी तिवारी जी हैं, अब तो यहाँ पर है भी नहीं शायद इस समय, तीनों लोग जिनका मैंने जिक्र किया, और चौथे नित्यानंद स्वामी जो पहले मुख्यमंत्री थे वो भी अब इस धरती पे नहीं है, तो स्वर्गीय हैं, तो इनके बारे में तो हम कुछ ऐसा बोल भी नहीं सकते और बोलना भी नहीं चाहिए। उनको ये जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उनको शायद कुछ ऑफिसरों ने, आईएएस ऑफिसरों ने, जो ब्यूरोक्रेसी है, आज ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, उसका कारण यही है कि वही प्रपोजल बनाते हैं, मुख्यमंत्री साहब या मंत्री साहब साइन करते हैं। अब उनको बता दिया गया कि इतने डॉक्टर अपॉइंट कर दिए, ये वाली बात है। तो उन्होंने वो देखते हैं ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार को कि और उधम सिंह नगर को, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर हैं, दुनिया भर के डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया के जो डॉक्टर हैं वो सारे के सारे इन्हीं क्षेत्रों में बैठे हुए, वो कोई पहाड़ में जाना नहीं चाहता। अब ये इस एम्स को यदि आपने श्रीनगर में
डाल दिया था श्रीनगर गढ़वाल में, या उस समय की डिमांड थी चकोटिया या गैरसैंण में डाल दिया होता, और या समझ लीजिए बागेश्वर में डाल दिया होता, या कुछ ऐसे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में डाल दिया होता, तो वो कुछ अलग ही हिसाब होता। तो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया। इन्होंने जो विदेशी लोगों को देख करके और खासतौर पे टूरिस्ट को देख के, जिसमें कि विदेशी लोग काफी आते हैं वो वाले, और जो बाहर के टूरिस्ट हैं, इन्होंने पर्वतीय क्षेत्र की जो अनुसार हमारा जो राज्य का क्रिएशन हुआ था, राज्य की स्थापना हुई थी, वो उस बेस पे नहीं किया। तो आज वही डिमांड चल रही है। आज हम वही 25 साल के वहीं पे हैं, जहां से हम स्टार्ट हुए थे वहीं पे हम वापस आ चुके हैं। तो आप 25 साल हमारे ऑलमोस्ट एक किस्म से मैं कहूंगा कि एक गड्ढे में चले गए 25 साल। तो आज हमें इसमें पदयात्रा करनी पड़ी। दूसरा, आप एम्स आपको मिल गया वहां पे। 2012 में जब सेटअप हुआ था उस समय भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यानी वो ऑपरेट हो गया था। उस समय शायद विजय बोगड़ा उसके मुख्यमंत्री थे और इस समय एनडी तिवारी थे। ये वाली बात है। आज यदि कांग्रेस वाले कुछ बोलते हैं तो पार्टी में नहीं जाएंगे फिर भी, और उनकी वो ब्यूरोक्रेसी को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए, तब भी रोका जा सकता। फिर एक सैटेलाइट की बात हुई। सैटेलाइट के टाइम पे माननीय धामी जी ने, जो कि अपना एक चुनाव हार भी चुके हैं, उसके बाद उन्होंने अपने उसी विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में अभी उन्होंने ये सैटेलाइट सेंटर भी सेटअप कर दिया। हालांकि ये भी सैटेलाइट सेंटर यदि कुमाऊं में होना था तो आपको ये कहीं और ऊपर पहाड़ी एरिया में होना चाहिए था, वो भी नहीं किया। अब आपको ना तो एम्स मिलेगा ना सैटेलाइट सेंटर मिलेगा, दोनों आपने ले लिए प्लेन एरिया में। अब आपको मेरा एक सुझाव यही है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो आप जैसे केंद्र से मिल सकता है, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। उसमें एक बात और कह देता हूँ, अनिल बलूनी जी एक घोषणा शायद एक टाटा मेमोरियल ने उनसे बात की है, क्योंकि उनका कैंसर का इलाज जो है टाटा मेमोरियल मुंबई में हुआ था, तो उन्होंने थैंक्स किया था। उन्होंने कहा था कि आप जगह दीजिए, और वो पहाड़ में शायद जगह ढूंढ रहे हैं, और ये पता चला था। और ये टाटा मेमोरियल का कैंसर हॉस्पिटल भी एक पेंडिंग है, तो वो कब आएगा, कहाँ आएगा, ये इसके बारे में क्लियर कट नहीं है। जगह देने के लिए आज चकोटिया वाली जगह देने को तैयार है। तो उनके साथ एक ये स्पेशलाइजेशन वाला हो गया कैंसर से रिलेटेड डिजीज के लिए, बाकी एक सुपर स्पेशलिटी और टाइप का हॉस्पिटल एम्स जाएगा, जिसमें कि सारे डिपार्टमेंट हो। तो उस टाइप का हमको एक हॉस्पिटल की बहुत जरूरत है, जिसमें ओनली पीजी से रिलेटेड हो। आपने देखा होगा जो एमबीबीएस डॉक्टर पॉइंट है, वो आप सब्जेक्ट में आपकी केस हिस्ट्री देखते हैं तो एक डॉक्टर के साथ कम से कम 4 से 8, 5, 6 डॉक्टर होते हैं, जो वो अपना जूनियर डॉक्टर होते हैं। उन्हें यहाँ पे उन्हीं जूनियर डॉक्टरों को आपने मेन हेड बना दिया है, चाहे देगाड़ में हो, चाहे भिकियासैन में हो, चाहे चकोटिया में हो। वो लोग क्या करते हैं, वो तो अपना पढ़ाई में लगे रहते हैं, उनकी गलती नहीं है। उनको तो एक सीनियर डॉक्टर चाहिए, सीनियर डॉक्टर इनके पास है नहीं। तो अब ऐसे एक हॉस्पिटल की जरूरत है जिसमें कि अब ये इनको पर्वतीय क्षेत्र के पब्लिक के लिए ध्यान देना ही पड़ेगा। और जैसे उप्रेती जी ने बोला कि हम रिटायर्ड पर्सन है, मुझे भी यहाँ पे डर लगता है कि भाई कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आपको दिल्ली जाने में 8 घंटा लगेगा। तो यहाँ पे यदि चकोटिया में होता है तो आपको 1 घंटे में या आधे घंटे में आप आदमी पहुंच सकता है। तो ये जो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ये सराउंडिंग एरिया वो सारा चकोटिया एक बीच में 4 फुट है ना, उसके 4 फुट चकोटिया नाम इसीलिए पड़ा है। एक वहां से ये बद्रीनाथ को जा रहा है, कर्णप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ को जा रहा है, एक रामनगर को जा रहा है जो इधर भिक्कियासैन, एक आपका रानीखेत को जा रहा है दोराड होते हुए, और एक आपका ये खेड़ा खनसर और ताल को जा रहा है। वो सीधा आगे के आने वाले टाइम में बागेश्वर में मिलाएगा। तो कैसी एक उचित जगह है, बहुत बढ़िया। वो तो 3 डिस्ट्रिक्टों 4-5 डिस्ट्रिक्टों को कंट्रोल करती है, मतलब कवर करती है। तो ये तो एक मुझे लग रहा है कि मैंने एम्स के बारे में आपको बता दिया। तो एम्स जैसा हॉस्पिटल चाहिए तो एक हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, चाहे वो भारत सरकार की सहायता लें, भारत सरकार वहां सेटअप करे, उसमें हम आगे और चर्चा करते हैं। आप उप्रेती से इस बारे में उनके भी बात कर लीजिए, उनके भी विचार ले लीजिए जी। उप्रेती जी, हाँ जी, एक सवाल और आपसे। आप जैसे लोग जो सरकारी सेवा से जुड़े रहे या रिटायर्ड है, क्या आपको लगता है कि CGHS जैसी सुविधा जो कि दिल्ली में NCR में उपलब्ध है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी मिलनी चाहिए?
ओम प्रकाश जी, आपका जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली सारे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर रखते हुए है। बिल्कुल इसके बारे में मैं आपसे मतलब बात करना चाहता हूँ, क्योंकि सीजीएचएस सुविधा क्या है? सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या ठीक है, जहां गवर्नमेंट, हम तो कह रहे हैं कि भाई तुम सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से पहले आप बेसिक हॉस्पिटल खोलो, जिसमें कि हमको सीजीएचएस का सुविधा की हमको प्राइवेट जाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सीजीएचएस में क्या है कि उसमें क्यू हमको जो है सेपरेट क्यू होती है, सेपरेट लाइन में होता है। डॉक्टर वही है, जब डॉक्टर ही है तो सीजीएचएस क्या करेगा? उसमें कुछ भी नहीं। बिना डॉक्टर के, बिना दवाइयों के, बिना टेस्ट के सीजीएचएस तो सक्सेस हो ही नहीं सकता ना, कोई भी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं उपेंद्र जी, एक मिनट। एक सेकंड राहुल जी, एक सेकंड मैं बताता हूँ। पहले हमारी बेसिक सुविधा हमारे को मिलनी चाहिए स्वास्थ्य के लिए। हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, जो भी वहां पर दें, हमें बेसिक मेडिकल की सुविधाएं प्रदान रहें, तो हम उसमें उसका स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। सीजीएचएस का जो है उसके लिए फिर आप जैसे जितने भी हॉस्पिटल है उनको रिकॉग्नाइज करेंगे या उसकी सुविधाएं देंगे, स्पेशलिस्ट देंगे ना उसके लिए। नॉर्मल डॉक्टर वहां पर नॉर्मल डॉक्टर नहीं, गवर्नमेंट आप कह रहे हो नहीं है हॉस्पिटलों में, तो स्पेशलिस्ट कहाँ से आएंगे? स्पेशलिस्ट दें पहले तो। सीजीएचएस सुविधाएं होनी चाहिए। सारे आर्मी के लोग वहां पर रिटायर्ड हैं, सारे गवर्नमेंट के लोग रिटायर्ड जो वहां जा रहे हैं, वो निरस्ता फैल रही है वो, क्योंकि उनको बेसिक सुविधा मिल ही नहीं रही है। जितने भी आर्मी के रिटायर्ड है, फौजी रिटायर्ड है, डिफेंस से रिटायर होके आते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर होके लोग आते हैं, बेसिकली क्या है कि अब हम ठीक है जी रिटायर हो गए, अपने गांव में अपना सुकून से रहेंगे, गांव को वो करेंगे, उन्नति करेंगे जी। लेकिन बेसिक सुविधा हमारे मेडिकल की वहां पर नहीं है, तो हम वहां जाए कहाँ रहें, कैसे रहें? नहीं जाते, मन अपने आप ही हमारे बच्चे हमको मना कर देते हैं, या हम खुद भी मतलब डरते हैं। अब जैसे राव जी कह रहे हैं कि भाई नेचरली है कि जैसे एज बढ़ती है वैसे मेडिकल रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ती है। सीजीएचएस की सुविधाएं उत्तराखंड के हर कोने में, देश के हर कोने में, मैं तो कह रहा हूँ जहां भी जाओ सीजीएचएस का उसको फैसिलिटी मिल जानी चाहिए। लेकिन पहले आप बेसिक सुविधाएं गवर्नमेंट वहां दे, उसको हम सुविधाएं हमारे पास होगी, डॉक्टर होंगे, सब कुछ होगा, तो वो हमारा इलाज करेगा, हमें मिलेगी। तो राव जी सॉरी, आप बताइए, बीच में आप कुछ बोल रहे थे। मैं आपको एक बात कहने वाला था। ऐसा है, सीजीएचएस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है उसमें क्या फंड्स बहुत तकड़ा है, ऐसी बात नहीं है। अब वो जो काम करने का उनका तरीका है कि वहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल हैं उन हॉस्पिटलों को एडवाइज करते हैं। मेरे हिसाब से आज उत्तराखंड की वो जरूरत है कि वहां पे देखिए, आपको बीएसएफ के भी लोग मिलेंगे, सीआरपीएफ के मिलेंगे, आईटीबीपी के मिलेंगे, आपको हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रियों के मिलेंगे, और मुझे लग रहा है कि काफी बहुत सारे लोग ऐसे आने वाले हैं जो कि वो कहते हैं मेडिकल सुविधा हो जाए तो वो शायद कल ही तैयार हो जाए कि भाई हम यहाँ मकान बनाते हैं या कैसे भी। और एक बात और है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वो उत्तराखंड में कहीं जगह ढूंढ रही है, तो उनको जगह इन्होंने बोला कि हम काठगोदाम हल्द्वानी में कहीं देंगे। तो उन्होंने भी डिमांड किया, उनको बताया गया कि वहां पे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है और फलाना ये है, क्योंकि आपको मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बाहर के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं कि वो एरिया में मेडिकल सुविधाएं, क्योंकि उनके आदमी रिटायर होने के बाद वहां जाने की कोशिश करते हैं। जो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो रहे हैं वो अपना पैसा वो करके तो खरीदते हैं, तो वो सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम वहां जाएंगे तो हमको मेडिकल सुविधाएं एक शहरी क्षेत्र में चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, एक पांडे जी से बात हुई थी, वो ये कह रहे हैं यार कि हमें वहां मिल रहा है, तो मैंने कहा आप पहाड़ की साइड में क्यों नहीं रुक करते? कहते पहाड़ में मेडिकल सुविधा कहाँ से मिलेगी? तो पॉइंट आ गया वहीं पे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, खास तौर पे मैं तो हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब से भी ये बोलूंगा और प्राइम मिनिस्टर साहब को तो बोलता ही हूं मैं कि भाई आपने एक सीजीएचएस का एक हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट हाउसिंग जो सॉरी हेल्थ स्कीम का एक बढ़िया सा एक हॉस्पिटल, इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल जो है वहां पे खोलिए। हम कह रहे हैं कि चौखटिया में प्रपोज कीजिए जिसमें कि सारे एरिया वाले आए। एक ये मतलब एक ऐसा नहीं है कि हम लोकल, क्योंकि वहां के जो लोकल हॉस्पिटल हैं उनमें तो साफ कह चुके हैं कि वो किसी काम के नहीं है,
वो तो एथराइज करना तो दूर है, वो वहां की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि वो सीजीएच की फैसिलिटी कैसे वहां से मिलेगी, वो नहीं मिल पाएगी ना, वहाँ स्पेशलिस्ट है, वो बिल्कुल आपका कहना सही है। तो हम एक नए सिरे से बात कर रहे हैं कि क्यों ना हम ऐसे डिमांड करें केंद्र सरकार से कि आप सीजीएच का हॉस्पिटल खोल दें, क्योंकि उत्तराखंड में आप देखिए आज दिल्ली का AQI लेवल 460 चल रहा है, 300-350 से आर्टिफिशियल रेन भी नहीं हो पा रही है, और यहाँ का AQI लेवल 48 है। तो जो रिटायर्ड लोग हैं वो जनरली यहाँ आना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मेडिकल सुविधा मिल जाए। तो सब मिलकर के हम लिखें, हम एक रिक्वेस्ट करें कि आप CGHS का एक हॉस्पिटल बन जाए अलग से, तो एक क्यों नहीं बन सकता हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल टाइप का ऐसे बन जाए, तो वहां पे बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमारे तो शायद रिवर्स माइग्रेशन भी उसी पे मतलब डिपेंड रहेगा, उसी पे काफी उसको अफेक्ट करेगा वो, ऐसी बात नहीं, सारे लोग वापस आएंगे या मेडिकल की सुविधाएं मिल जाए तो, और फिर स्कूल वगैरह तो उसी टाइम आराम से खुल जाते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि IT कंपनियां भी पोल्यूशन के डर से, और नोएडा और गुड़गांव से वो भी कुछ फॉरेन की जो कंपनियां वो भी ढूंढ रही हैं उत्तराखंड में जगह, तो ऐसे एक एरिया ऐसा मिल जाए तो CGHS के एक हॉस्पिटल का एक नया अध्याय जुड़े कि हॉस्पिटल बने, ऐसा हम केंद्र सरकार से बात करें। हम केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज हैं, ऑफिसर हैं, जो लोग भी हम हमारे, मुझे लग रहा है हमारे यहाँ से काफी लोग हैं, काफी, और भी लोग बाहर से भी आना चाहते हैं जी। और तो दूसरा क्या है, टूरिस्ट का भी है, जिम कॉर्बेट नजदीक है, अगले साल से बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा का ऑप्शन रूट बन रहा है, तो वहां पे क्या है कि एम्स जैसे हॉस्पिटल एक CGS का बन जाए, खुद का अपना हॉस्पिटल, यदि वो अभी से बनाना स्टार्ट करें तो अगले 2-3 साल में या 5 साल में बन सकता है। तो ये मेरा विचार था इस बारे में, तब वो ये पॉइंट ओम प्रकाश जी ने इसलिए डाला था कि वो भी सरकार से रिटायर हो रहे हैं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी परमिशन दिया जाएगा उसमें, और ITBP BSF वाले तो वहां पे काफी लोग हैं, और आर्मी वाले बहुत सारे हैं, भुवन कटैच जी खुद आर्मी में, तो वो ये खुद कहते हैं कि मेरे फादर की तबीयत खराब होती है तो मुझे चकोटिया से हमको रानीखेत जाना पड़ता है, वो भी फिर उसके बाद 1.5 दे देते हैं, फिर उनको वापस आना होता है, अब 1.5 घंटा आने में लगता है, 1.5 घंटा जाने में, फिर वो कहते हैं आज डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, फिर और जगह, तो ऐसे सब के लिए व्यवस्था की जाए एक उधर ही चकोटिया में, तो ऐसा एक CGS का हॉस्पिटल मैं कह रहा हूँ। देखिए आर्मी वाले हॉस्पिटल में तो आर्मी वाले जा सकेंगे, CGS के हॉस्पिटल में क्या है कि सभी लोगों को परमिट किया जाएगा, जैसे सब्जेक्ट में है, नीचे ऑर्डिनरी है, ऊपर स्पेशल CGS के लिए अलग विंग बना रखा है, इस टाइप से ऐसे 5 मंजिला बनाए, इस टाइप से सब कुछ हो सकता है बहुत इजी वे में। एक रुड़की IIT ने ड्राफ्टिंग किया था कि 14 लाख का एक शहर बचाया जा सकता है, गैरसैंण, चकोटिया और ये सारा हमारा मासी और विक्या सेंटर मिला करके, इवन सालदे तक भी सारा आ जाएगा। तो क्यों वो परिकल्पना कहाँ चलेगी, वो एम्स यहाँ आना था, अब तो एम्स वहां सेटअप कर दिया, उसको तो आप हनुमान जी की तरह उठा के नहीं ला सकते, तो एक नया हॉस्पिटल केंद्र सरकार ही दे सकते हैं। भुवन कटैच जी भी यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ही मिलेगी। एक हमारी आशा और है कि वो शायद पॉसिबल है कि नहीं है, उसमें जो एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट से एयरफोर्स का हॉस्पिटल मिल सकता है, आर्मी वालों का या डिफेंस वालों का जो भी है, जैसे लेह वाले स्टाइल में। लेह को क्योंकि 5th शेड्यूल में डाला गया है, उनको एक स्पेशल स्टेटस है, हमारे यहाँ 5th शेड्यूल नहीं है, इसकी वजह से हम लोग ये पिछड़ जाते हैं। तो ये हम रिक्वेस्ट करें, तो इस बारे में मैं उपेंद्र जी आपसे कह रहा था कि एक नया अध्याय जुड़ेगा जो CGS अपना हॉस्पिटल उत्तराखंड में चकोटिया में बनाता है। तो जी देखिए ऐसा है कि CGHS के बारे में जो मेरी पास जानकारी है, पहले तो वो लाभार्थी ढूंढते हैं कि हमारे वहां पर किस एरिया में कितने लाभार्थी हैं। CGHS हेल्थ सेंटर खोलने के लिए लाभार्थी कितने हैं उसके हिसाब से वो प्रोजेक्ट जाता है, फिर वो हेल्थ मिनिस्ट्री से अप्रूव होता है, पहला। दूसरा क्या है कि हमारा पहला इसके लिए सोर्स यही है कि हम पहले वहां पे एक सुपर स्पेशल हॉस्पिटल खुलवाएं, उसी में CGHS की बेनिफिट डलवाएं कि भाई हमको CGHS विंग अलग खोला जाए। उसमें क्या होगा, CGHS विंग खोला जाएगा तो CGHS के जो स्पेशलिस्ट सब वहाँ अवेलेबल उसी में होंगे, अपने अलग से ये खोलेंगे नहीं, क्योंकि स्पेशलिस्ट ये डिस्पेंसरी खोल देंगे तो वहाँ वही MBBS डॉक्टर ट्रांसफर करते हैं। नहीं वो बात तो नहीं बनेगी, चाहिए तो आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अब तो कह रहे हैं कि उसके लिए CGHS नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, जिसमें आर्मी वाले, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले, सिविलियन जितने भी हैं लोग, सबको उसकी सुविधा प्राप्त हो।
और साथ में वहाँ पे लोकल लोग भी जो हैं, सब उसमें सब सीजीएचएस में जैसे हमने बस बिहार में खुलवाया, उसमें सिर्फ सीजीएचएस कर्मचारी कोई, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से देखेंगे, फिर उसके बाद वो तेरा मेरा हो जाता है, वो नहीं पता। मतलब हम लोग तो मेरा अपना विचार है कि डिस्पेंसरी पहले हम अस्पताल खुलवाएं, उसमें सीजीएचएस भी अलग से खुलवा सकते हैं, और आर्मी वाले ईसीएचएस सीजीएचएस सब उसको सब अटेंड करेंगे। उसमें एक बात ये हो रही है, मेरा भी ये सवाल उठाने का मेन मकसद ही यही था कि एक एम्स के तरह ही वहाँ पे चकोटिया में एक बड़ा हॉस्पिटल खोला जाए, जैसे कि चर्चा हो रही थी कि 100 बेडों की, मैं तो कहता हूँ वहाँ पे कम से कम 300 बेडों का हॉस्पिटल होना चाहिए, और उसमें जितने भी ये सीजीएचएस वाले हैं जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये रामनगर मरचूला वाला और ये 4 धाम यात्रा का रूट निकाला है इन्होंने, तो इसमें जो भी सरकारी कर्मचारी यात्रा के लिए आता है तो उसको भी वहाँ पे सुविधा मिल सके, और उससे क्या होगा, पर्यटन भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर ऐसी जगह पे कोई सुविधाएं मिल रही है तो जो अदर स्टेट से आने वाला जो श्रद्धालु है, अगर उसकी तबीयत अगर बिगड़ती है तो ऐसे हॉस्पिटल में उनको तुरंत जो है इलाज भी मिल सके। तो इसी वजह से मैंने ये एक पॉइंट डाला था। वैसे दोस्तों, रिटायर्ड कर्मचारी को अगर सीजीएचएस की सुविधा गांव में मिले तो न सिर्फ वो वापस लौटेगा, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि जब रिटायर्ड लोग गांव में बसेंगे तो वहाँ रोजगार और विकास दोनों ही आएंगे। नहीं, देखिए जितने भी, पहला ही वही है कि सीजीएचएस डिस्पेंसरी का, सीजीएचएस का जो बेनिफिट है वो हम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक हॉस्पिटल हमें मिल जाए, 100 बेड का हो, 300 बेड का हो, कितने बेड का, उसमें फिर हमारी डिमांड है कि उसमें सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए स्पेशली वरिष्ठता अलग से दी जाए। बिल्कुल। नहीं, वो बात एक पार्ट है, मेन है कि ये बता दिया, ये भुवन कटेच जी बोलते हैं कि राज्य सरकार के बस का नहीं है, तो केंद्र सरकार के बस का है, तो केंद्र सरकार हमें, सरकार के पास ये पॉइंट जाए, केंद्र सरकार वहां पर सुपर स्पेशलिस्ट केंद्र सरकार करे। नहीं तो मैं ये वो पाले में मतलब राज्य सरकार, कोई भी सरकार दे भाई, हमें तो हॉस्पिटल चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार ने यदि पहाड़ों में अच्छे हॉस्पिटल बनाए होते तो ये 25 साल में जो रजत जयंती है इसमें आपको ऐसे पद यात्रा नहीं करनी पड़ती। तो आज तो बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए भी कोई आदमी पैदल नहीं जा रहा, रोपवे बना दिए, वो बना दिए, तो ये देखो एक सब कुछ होते हुए इसमें पद यात्रा करना पड़ रहा है। वो 8-9 दिन में, जहाँ की 8 घंटे 10 घंटे में देहरादून आदमी पहुंच जाता है, उनको एक पैदल जाना पड़ रहा है जन जागरण अभियान के थ्रू। तो बताइए, तो एक ऐसी स्थिति में करना पड़ा है। यदि हॉस्पिटल केंद्र राज्य सरकार ने बनाया होता तो आज तक उनकी मंशा नहीं है मुझे नहीं, लेकिन ऐसा है कि हमारे वहाँ जितने भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, क्योंकि होता क्या है, जनप्रतिनिधि जब तक जागेगा नहीं, जब तक बोलेगा नहीं, तब तक आगे से कुछ मिलेगा नहीं। जनप्रतिनिधि हमारे बैठ गए देहरादून में, जनप्रतिनिधि तो वो अपना घर एक देहरादून में बना लेते हैं, वहां से बाहर आने को तैयार नहीं होते, बाहर आने में उनको जुकाम लग जाता है। तकलीफ होती है। हमारे अभी एमएलए साहब को तकलीफ हुई तो सीधा एम्स से दिल्ली आए थे, या पता नहीं। उनको एयरलिफ्ट किया गया था, ये जीना साहब को एयरलिफ्ट किया गया था। वहीं से एक चीज और बता देता हूँ आपको, तो बाद में पता चला कि इन्होंने स्पेशल एयरलिफ्ट कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा भाई मैंने कोई अपने जेब से पैसा खर्च नहीं किया। उस दिन ये बात खुली, उन्होंने कहा देखिए पूरे उत्तराखंड में एक साल में करीब 1 साल में या 5 साल में, ये पता करना पड़ेगा कि 15 या 16 एयरलिफ्ट फ्री है। कोई एक यानी एक स्कीम बनाई गई है, उसमें सेंटर भी पैसा डालता है, स्टेट भी डालता है, यानी कोई क्रिटिकल इशू है तो उसमें 1 साल में या 5 साल में ये देखना पड़ेगा कितने एयरलिफ्ट हो सकती है करके। तो उसी में से सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर हम थोड़ी होंगे इसमें। आप सुनिए सही, तो उसी में भिकियासैन क्षेत्र अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उनको एयरलिफ्ट किया गया था बिना एक पैसे के। वो जनता के लिए था, तो वो जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए वो सोए नहीं है बल्कि जागे हुए हैं। अपने लिए तो सभी लोग जागे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जब तक नहीं जागे, उनको क्या है, उनको शहर ही दिखता है।
रामनगर में ये छोटा मोटा रामनगर ये में होगा, बात देहरादून में सारी सुविधाएं जाएंगी, रुद्रप्रयाग में जाएंगी, जी हरिद्वार में जाएंगी, इधर करेक्ट। इस तो साइड में आपका जो है ये जो भी अपना उधम सिंह नगर हो जाएगा, हल्द्वानी तक जाएगा। जो आप ऊपर पहाड़ों में नहीं बेचारे बैठे हैं, जहाँ से पलायन हो रहा है वहां तो कोई जाएगा नहीं। हमारे वही कह रहे सारे हैं किसान कि लोग रामनगर में बच गए, हल्द्वानी में बच गए, वहीं हॉस्पिटल खोल गए। फिर कहते हैं पलायन रुकता नहीं। पलायन रुकेगा कैसे जब आप वहाँ सुविधाएं नहीं दोगे? मूलभूत सुविधा सुविधाएं है चिकित्सा की सुविधा। जब तक सरकार हमें वहां पर हमारे लोगों को वहां पर नहीं देती तब तक पलायन नहीं रुक सकता। पहला एक ही बात है, इस बात को सरकार को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबको मानना पड़ेगा कि भैया हमको वहां पब्लिक पलायन रोकने के लिए वो करना पड़ेगा। मूलभूत सुविधा लोगों को, चिकित्सा तो शिक्षा चिकित्सा तो है ही, और कुछ जी ज्यादा बात की बात है। रावत तो जी, जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से भी और वीडियो के माध्यम से भी कि चाहे हमें राज्य सरकार दे, चाहे हमें केंद्र सरकार दे, हमें चाहिए वहाँ पे सुविधा और एम्स की तर्ज पे, जो कि ठीक पहाड़ी है क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। जी रावत जी, वैसे बिल्कुल भी टाइम हमारा बहुत ज्यादा हो रहा है। एक फटाफट एक सवाल और कर लेता हूँ मैं आपसे। जी रावत जी, अब आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, यह सिर्फ शब्दों तक सीमित ना रहे, बल्कि जन हाँ आंदोलन बने। क्या आपको लगता हम्म, है कि इस वीडियो का उद्देश्य पूरा होगा? क्या हम पहाड़ी देखिए इलाकों में रहने वाले निवासियों को जागरूक कर पाएंगे? देखिए बिल्कुल होगा। जैसे मान लीजिए डिमांड जब तक होती है, डिमांड और सप्लाई, ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। आपने यदि डिमांड नहीं करेंगे तो आपको सप्लाई कहाँ से होगी? तो आपने डिमांड की है, आज 25 सालों के बाद पहली दफे डिमांड उठी है। और खास तौर पे मैंने आपको एक दो बारी मैंने वीडियो में, अपने वीडियो में बोला है कि चुखुटिया वालों ने पहली दफे बोला है कि हम जमीन देंगे। आज तक उन्होंने बोला था कि हम इतनी बड़ी चीज के लिए, ना तो हम बड़े हॉस्पिटल के लिए, मतलब ऐसा बोला गया था कि वो जमीन देते नहीं है। जैसे आपको एयरपोर्ट का मामला ऐसे लटका पड़ा है, उसको क्यों पड़ा है? क्योंकि वो जमीन का मामला सॉल्व नहीं होता। तो पहले भी आप मेरी वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने साफ अपने चैनल में उनसे पूछा है कि आप जमीन दोगे? उन्होंने कहा जी हमारी जमीन नहीं है। तो मैंने कहा आपकी नहीं है तो दूसरों की है, आपका और एरिया में है। उन्होंने कहा हम अपने एरिया में जरूर देंगे जमीन। मैंने कहा जनमत संग्रह टाइप का कराइए कि आप हर चीज के लिए जमीन देंगे, तभी अर्बन एरिया बसेगा और तभी आपको मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। मैंने आपको कई बार बोला कि जो आनंदमयी, जो अमृता मठ है, वो तो बहुत जगह फ्री ऑफ कॉस्ट में हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो वो अच्छा हॉस्पिटल है, तो उनको आप दे दीजिए। और भी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग आ जाएंगे यदि वो राज्य सरकार ये चीजें लिख के दे दे कि भाई कोई आए यहाँ बड़ा हॉस्पिटल सेटअप करे। इवन टाटा को बोल दें आप, किसी ऐसे किसी को भी बोल सकते हैं आप, एनीवे ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप जब कोशिश करेंगे, मैंने कई बार बोला है कि जब राज्य सरकार की बस का नहीं है तो केंद्र सरकार जो है आता है। मैंने केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं डील की है, तो उनमें जनरली जो संभ्रांत स्टेट है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, और ये राज्य हैं, अब तो उत्तर प्रदेश भी उसमें आ गया है, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है, तो वो भी काफी तेजी से इस ओर वो कर रहे हैं कि भाई हमें सेंटर की फंडिंग चाहिए। तो क्योंकि हमारे जो देहरादून के जो ऑफिसर हैं वो कभी केंद्र तक पहुंचते ही नहीं है, उनको बताया नहीं जाता, उनको शायद कि भाई वहां जाना है, वो देहरादून से बाहर निकलते नहीं है। तो वहां मैंने देखा है, हमने जब देखिए महाराष्ट्र के भी आईपीएस आईएएस ऑफिसर और कर्नाटका के, गुजरात के, सब स्टेटों के आते थे, लेकिन उत्तराखंड के आईएएस ऑफिसर नहीं आते थे, मैंने कभी नहीं देखा उनको। एक बार हरीश रावत जी को मैंने लिखा था, तब वो आए थे उद्योग भवन में, चीफ सेक्रेटरी सुभाष कुमार जी और एडिशनल कोई इंडस्ट्री सेक्रेटरी थे, क्या थे, सुशील कुमार जी, दोनों आईएएस ऑफिसर। ये दोनों ने मतलब आकर के अमृतसर कलकत्ता कॉरिडोर के अंदर प्राग कुरपिया, जो कि अप्रूवल हो चुका है, उसका प्रेजेंटेशन दिया था। और बाकी ये लोग कहाँ मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ये मुझे पता नहीं है। तो केंद्र को क्या पता है कि भाई आप प्रपोजल बनाओगे, प्रपोजल बना के आप बोले हाँ जी ठीक है, इतने एम्प्लॉयज यहाँ इस टाइप से रहते हैं,
चूंकि यहाँ पे ना कोई भी चीज की फंडिंग होती है वो एक उस लेवल पे होती है। आपने वोट तो डलवा दिए, आपके यहाँ के निवासी कितने हैं, आपके वोट सबके काट दिए गए। जब आपकी वो हुई पंचायत के इलेक्शन हुए तो उसमें आपके वोट हैं, लेकिन आप जब आपकी जनगणना हो रही है तो उसमें नहीं है, तो आपका पॉपुलेशन डाउन हो गया। पॉपुलेशन डाउन हो गया तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो टोटल मिला के 20,000 आदमी भी नहीं है, इसको हम एम्स कैसे दे दें, इसको हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैसे दे दें। तो वहां आप खुद हमारे गांव की 3,500 की बताया, सॉरी 350 की। वो कह रहा, मैंने कहा कितना ग्राम पंचायत का है वो है, वो कह रहा एक ऑफिसर कह रहा 350। मैंने कहा 350, तो 2,500 आदमी आया था उस समय एक हफ्ते के लिए, तो 350, 2,500, 3,000 करीब हो गया। वो कह रहे इतना आदमी तो है ही नहीं आप, तो हम कैसे सुविधा दे दें आपको, बिजली पानी कैसे दें ऐसे। तो ये छोटी छोटी बात कर रहा हूँ। वैसे ही आपकी एजुकेशन की है, वैसे ही आपकी हेल्थ की है। हेल्थ में वो कहता है भाई यहाँ तो लोग ही नहीं है पूरे दिन भर में। एक आपको मैंने बरकिंडा नाम की एक यहाँ पे एलोपैथिक डिस्पेंसरी है, ठीक है, ये जैनल के ऊपर, जैनल के सामने ऊपर, वहां पे एक डॉक्टर होता है। मैं 3 बजे 3:30 बजे गया था, वहां कोई नहीं था, सब बंद कर दिया था। वो हमने कहा भी कुछ रजिस्टर बना रखा है, उन्होंने कहा जी रजिस्टर है किसी के पास है, पता नहीं किसके पास है, कोई है ही नहीं वहां पे। एक कार खड़ी थी बाहर, तो वो कहता है पता चलेगा तो वो एंट्री करते होंगे। इनको जो सैलरी आप देते हो किस हिसाब से देते हो कि भाई कोई आदमी आता नहीं है, नहीं आता, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारा आदमी तो शायद डॉक्टर केवल जोशी के पास जाता है। डॉक्टर केवल जोशी कहता है भैया आपको ज्यादा तबीयत खराब है, आप सीधा सब्जेक्ट चले जाइए। तो यहाँ मूल निवासी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। यदि ग्राउंड रियलिटी की आप रिपोर्ट लेते हैं जीरो ग्राउंड की, तो ये रिपोर्टिंग है। मतलब यहाँ पे उन्होंने नाम किसी के डाल नहीं रखे। हमारा आदमी टूरिस्ट बन के आता है, तो हमने कहा चलो हम टूरिस्ट हैं, हम 3 महीने के लिए टूरिस्ट बन के आए हैं, तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है, टूरिस्ट के नाते तो हमारा सुविधा होनी चाहिए कि हम कहीं से भी, कोई भी आदमी तबीयत खराब हो जाती है। एक आदमी अपने उड़ीसा गया था, उसकी अचानक वहां तबीयत खराब हुई, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया, बच गया, तो वो सारे बिल दिए। बाद में हमारे यहाँ वो सीजीएस में वालों ने बोला कि नहीं इसको नहीं मिल सकता। हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी ने लिखा कैसे नहीं मिलेगा भाई, भाई उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके जीवन को बचाया गया है, तो कहते जी इसको आपको 12 घंटे के अंदर अंदर वापस दिल्ली लाना चाहिए था। अरे दिल्ली कैसे लाना चाहिए था भाई, वो कैसे कैसे खर्च करेगा। उन्होंने उसको ऑपरेशन किया वहां पे। तो ऐसी कई फाइट हुई थी। मुझे याद है कि मिस्टर पीके हुता साहब हमारे हेवी इंडस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, बहुत बढ़िया आदमी, उड़ीसा कटक में कमिश्नर भी रहे थे, बाद में वो हेल्थ मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी भी रहे। तो उन्होंने कई नियम वहां पे चेंज किए थे सीजीएस के मामले में भी। तो हम जाते थे वहां पे, तो केसेस जब हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, जब हेल्थ मिनिस्ट्री को भेजा गया उन्होंने कहा ऐसे सेल्फ कंटेंट नोट बना के भेजिए। ये बात ये है कि आपके ऑफिसर किस तरह से काम करते हैं। आपके ऑफिसर कोई काम नहीं करता तो आपको भूख लगी है, आप यदि सेंटर से मांगोगे कि मुझे रोटी दे दीजिए तभी तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। आपका फ्री बीज कैसे आ रहा है, आपका फ्री वाला जो अनाज है वो कैसे आ जाता है, आप मांगते हो ना उसको। तो वैसे आप इसको भी मांगिए, मेडिकल के लिए आप केंद्र सरकार से मांगिए। केंद्र सरकार में ही सचमुच ये काम कर सकती है, और राज्य सरकार पे हमको भरोसा हमको भी नहीं है, और उनकी ब्यूरोक्रेसी में भी भरोसा नहीं है, उनके सिस्टम में भी। चूंकि हम यहाँ के लोग हैं इसलिए हमें अच्छा लगता है। वहां पे एक लेवल हमारे पुश्तैनी जमीन है, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमारा नाम अभी भी शायद लिस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि चूंकि हम दिल्ली को चले जाएंगे तो कहेगा ये तो रहते नहीं है यहाँ पे। अरे भाई जितने घर बने हैं उन घरों का तो कितने 4-4 लोग तो रह सकते हैं, उनके हिसाब से तो कैलकुलेशन कीजिए। ये ने ओम प्रकाश जी एक रिपोर्टिंग जो होती है, ये हमारे अपने जो जनप्रतिनिधि हैं वही गड़बड़ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो लोग ही नहीं है। अब मैंने बताया ना 350 का कैलकुलेशन कर रखा है, उसकी प्लानिंग चल रही है, और यहाँ आ गया 2,500 आदमी। बोले 2,500 आदमी कौन है भाई ये, वो कहते हैं गांव का आदमी है। कह रहे ये तो देखा ही नहीं हमने, इनका तो नाम ही नहीं है इसमें। ये रिपोर्टिंग है मेन। तो ये कैसे पता चले, वो देहरादून वाले ऑफिसर यहाँ पे इन घरों को चेक करते हैं क्या, इन घरों में कितने लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं करिए। और सबके पास गैस के कनेक्शन, उन्हीं से कैलकुलेट कर लीजिए। गैस का कंज्यूमर बन के कंज्यूम हो रहा है चीजें, बताइए। तो उनके आपने दिल्ली से बुला करके उनको बोर्ड तो डलवा दिया पंचायत का, फिर उनका नाम उसमें से काट दिया।
ये एक बड़ी अजीब सी बात है, कोई चेक करने नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको कहे कि मैं उत्तराखंड का दशक होगा, उत्तराखंड का जो 10 पर्वतीय जो डिस्ट्रिक्ट है उनका कहाँ दशक होगा बताइए। ये तो हम तो शून्य से चल रहे हैं वहां। तो हमारी अभी रिक्वेस्ट है, विकसित भारत बनाना है, विकसित उत्तराखंड बनाना है, तो आप एक बहुत बढ़िया एम्स जैसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमको दे दीजिए चौघोटिया में, जो कि पूरे एरिया को कवर करता है। नहीं, हमारा तो एक ही मकसद है। देखो, एक ही देश है, एक ही सिद्धांत है, एक ही मांग है कि भाई हमारे वहां पे मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो सरकार दे, चाहे केंद्र सरकार दे चाहे राज्य सरकार दे। हमें नहीं पता राज्य सरकार के पास पावर है या पैसा है या नहीं है तो सेंटर से आज की तारीख में मोदी जी सेंटर में बैठे हुए हैं, उनके पास जो जाएगा वो खाली हाथ नहीं आएगा। करेक्ट, ये हम कह सकते हैं कि जो भी मोदी जी के पास जाएगा उसको मिलेगा और उसकी सुविधाएं पूरी, लेकिन उसके बाद जाएगा। आज ये जो आंदोलन चल रहा है, अगर ये आंदोलन वहां तक पहुंचता है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि राज्य सरकार न भी सुनेगी तो केंद्र सरकार जरूर। हाँ, केंद्र सरकार अवश्य देगी, ये भी हम हमारे उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो हमें उन पर विश्वास है कि वो जो कहेंगे करेंगे, और उनको लोगों की स्वास्थ्य की चिंता ज्यादा है बहुत। लेकिन उनके पास जब पॉइंट वहां तक जाएगा तब ना हमारे ये सुविधाएं जो जरूरतें हैं हमारे यहाँ की जनप्रतिनिधि को वहां पहुंचाएं, ये मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मांग पूरी होगी। और हम लोग जो लोग हम वहां आना चाहते हैं, वो वापस वहां से पलायन रुकना चाहते हैं, वो जरूर रुकेगा। मेरा ये तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों के भीतर जागरूकता पैदा करना। जब लोग अपने हक की बात समझेंगे तभी परिवर्तन आएगा। यह चर्चा एक शुरुआत है, एक दीपक है जो दूर तक रोशनी करेगा। तो दोस्तों, ये थी एक सार्थक चर्चा हमारे दोनों आदरणीय मेहमानों के साथ में, श्री कुंवर सिंह रावत जी और श्री आनंद उप्रेती जी के विचारों ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि सच्चा विकास तभी है जब हर गांव स्वस्थ और आत्मनिर्भर बने। उत्तराखंड स्वास्थ्य मिशन केवल सरकार का नहीं, बल्कि हम सबका मिशन है। हर आवाज, हर कदम मायने रखता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि उत्तराखंड के हर गांव तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह आवाज हर गली, हर गांव तक पहुंचे। चैनल उत्तराखंड संवाद को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे स्वास्थ्य मिशन की अगली मंजिल, देहरादून तक पद यात्रा के ताजा अपडेट और सरकार की प्रतिक्रिया। धन्यवाद रावत जी, धन्यवाद प्रीति जी, और धन्यवाद हमारे दर्शकों का जो इस संवाद को सिर्फ सुनने नहीं रहे बल्कि परिवर्तन की एक शुरुआत बन रहे हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। नमस्कार।